हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चंस, मैथ्स पैडागोजी के क्वेश्चंस, जो कि सी टेट पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि जब भी पैडागोजी का किसी भी सेक्शन को सॉल्व करें ना, तो पैडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि आप जो है आपकी जो सोच है वो जो है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। मतलब बच्चे को मध्य में रखकर जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चे के लिए जो है सोचना है, ना कि स्कूल के लिए या अपने लिए या स्कूल का जो सिलेबस है उसके लिए करिकुलम के बारे में देखकर। बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए सिलेबस में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। करिकुलम कैसा होना चाहिए, उनके जो है एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, इन सब बातों का जो है ध्यान रखना कि बच्चे के लिए किस तरीके से आप बच्चे को जो है बच्चे के जो है बेहतर तरीके से जो है उसका विकास कर सकते हैं। तो बच्चे को सेंटर्ड में रख के जो है आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है पॉजिटिव सोच के साथ। तो आप पैडागोजी के जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे, किसी भी सेक्शन का हो। ठीक है, आज जो मैं करवाने वाली हूँ मैथ्स पैडागोजी, जिसमें जो है मैं आप लोगों को कुछ जो है ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपको इस पैडागोजी को सॉल्व करने में जो है हेल्प करेगा। ये ट्रिक्स जो है आपके एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्प करेंगे। क्वेश्चन को जो ऑप्शन होते हैं ना उसको एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचना, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आता है समझ में तो। ठीक है, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैथ्स भी जो पैडागोजी है ना, जैसे बाकी पैडागोजी है थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है, लेकिन सोच जो है आपकी वही होनी चाहिए, तब जो है आप इसके क्वेश्चन जो है अच्छे से कर ले जाएंगे। मैंने अभी तक जो है आप लोगों को एसएसटी, सीडीपी और ईवीएस के जो है मैराथन क्लास दिए, और ये मैंने जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया था जो सबसे हार्ड था। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो इसका मतलब कि जो तैयारी है अच्छे खासे लेवल की है, मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। तो याद रखिएगा, जो भी ये मैराथन क्लास है इनको जो है आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये आपको बहुत ही अच्छे से मतलब हेल्प करेंगे कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है, क्योंकि मैंने इसमें जो है डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, बल्कि उस क्वेश्चन को अच्छे से समझाते हुए कुछ ट्रिक्स के साथ बताया कि किस तरीके से जो है आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। तो इस मैराथन क्लास को जो है अच्छे से कीजिएगा। अगर आप सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं या जिनका 1-2 नंबरों से रुक जाता है, तो वो जो है इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पैडागोजी का देखिए, फैजा कहती है कि 1/8 1/2 से बड़ा भिन्न है। कहने का मतलब 1/8, क्योंकि उसे यहाँ पर 8 दिख रहा है इसलिए उसे लग रहा है कि 1/2 से वो बड़ा है। फैजा द्वारा की गई इस त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। यह एक डैश है। ठीक है, ये किस प्रकार का जो है त्रुटि है। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1/8 और 1/2 में से कौन सा बड़ा है। अगर आप लोगों को पता हो तो पहले इसमें एलसीएम लेते हैं, राइट। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8, और इसका कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 4/8। एलसीएम लेकर इसी तरीके से करते हैं ना, तो आपका कौन सा बड़ा होगा इसमें से 4/8, राइट। लेकिन फैजा कहती है कि 1/8 बड़ा है, क्योंकि उसे यहाँ पर 8 दिखता है। तो इसका मतलब जो है उसे क्या जो है उस किस प्रकार की त्रुटि है, इसका मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं है। तो ये क्या कार्य विधिक त्रुटि है, अवधारणात्मक त्रुटि है, लापरवाही से हुई त्रुटि है, या भाषा की त्रुटि है। तो आप लोगों को बताऊं कि इसमें भाषा की त्रुटि और लापरवाही त्रुटि की तो बात ही नहीं है, कार्य विधिक त्रुटि नहीं है ये, बल्कि अवधारणात्मक त्रुटि है। मतलब कि उसको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है, ये नहीं कि कार्य विधिक त्रुटि है। ठीक है, कॉन्सेप्ट त्रुटि है, मतलब जो है इसको कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से जो है ये गलती कर रही है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए। तो गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सुसंगत या स्थैतिक। स्थैतिक मतलब होता है स्टैटिक्स। ठीक है, महत्वाकांक्षी स्टैटिक्स, महत्वाकांक्षी तो ठीक है, स्टैटिक्स मतलब कि आपका जो स्टैटिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्राथमिक के लिए है। जो गणित का पाठ्यक्रम है वो प्राथमिक, तो स्टैटिक्स क्या सही है, तो नहीं, जहाँ जहाँ पर जो है स्टैटिक्स होगा वो आप लोगों का गलत होगा। देखिए यहाँ पर भी है, तो ये भी आप लोगों का गलत होगा। गतिविधि केंद्रित तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक्स आ गया तो ये भी आपका गलत हो गया। महत्वाकांक्षी और सुसंगत, बिल्कुल सुसंगत भी होना चाहिए, मतलब उस बच्चे से मतलब उसके जो है जीवन से रिलेटेड होना चाहिए, उससे मतलब उस चीज़ को समझ जाए। महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन सा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। जहाँ पे याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है 2005 के अनुसार जो गणित का पाठ्यक्रम में जो है, क्योंकि प्राथमिक के लिए बात की जा रही है, तो इसलिए स्टैटिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स कहीं पर भी आए अगर आपको दिखता है तो वो ऑप्शन जो है आपका गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्थैतिक्स लिखा है ना, ये जो है इसे स्टैटिक्स बोलते हैं, मतलब कि ये जो है ये स्थैतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 48। प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में विजीय जो चिंतन है मतलब ज्योमेट्रिकल जो थिंकिंग है को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार के रूप में लिया जा सकता है। देखते हैं। आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना, मतलब कि जो आकृति है उनकी अगर पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से, मतलब कि सरल पहले शेप्स को समझाना, सरल चीज़ों को बताना, फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना जिसमें कि संख्याएं भी शामिल होती है। ये बात तो सही है, सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए। और इसने बोला कि आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले जो सरल प्रतिमान है उससे आरंभ करना है, फिर जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना है और उसमें क्या है, संख्याओं को शामिल करना है। सही बात है। बीजीय समीकरणों का परिचय देना। बीजीय समीकरण प्राथमिक के लिए क्या सही है? समस्या को हल करने के लिए बीजीय सर्व समीकरणों का परिचय देना कोई फायदा नहीं होगा प्राथमिक के लिए, तो ये ऑप्शन जो है हमेशा गलत होगा। दैनिक जीवन में बीजगणित के उपयोग पर बल देना। इतने छोटे बच्चों के लिए जो है बीजगणित का दैनिक जीवन में किस तरीके से आप उपयोग में ला सकते हैं। दैनिक जीवन माना कि पॉजिटिव आंसर है, लेकिन बीजगणित का प्रयोग पर बल देना ये आपका जो है गलत होगा। ठीक है, इसके उपयोग पर बल देना, तो ये ऑप्शन जो है गलत होगा। आपका पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, सरल से जटिल की ओर, कभी भी सरल से जटिल की ओर हो ना, वो ऑप्शन सही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49। जब 25 को 7 से गुणा करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी 7 बार 25 को जोड़ता है, मतलब 25 को 7 से गुणा करना या 25 को 7 बार जोड़ना, तो दोनों एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 25 से 7 को जब गुणा करने के लिए कहा गया तो एक जो स्टूडेंट है उसको 7 बार 25 को क्या करता है, वो जोड़ देता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में सही है? देखिए, अनौपचारिक युक्तियों की बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है। देखिए, बल देना नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई जो युक्ति का शिक्षक द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? दोनों का आंसर तो सेम होगा। इसको तो कहीं इजी बनाने के लिए बच्चे को बताया होगा ना, तो ये भी आपका गलत है कि आकलन नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी में सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत करना, तो क्या ये बात सही है? विद्यार्थी के पास योग व्यकलन दोनों की अवधारणा समझ नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बच्चे को ये पता है कि 25 को अगर 7 से गुणा करेंगे और 25 को 7 बार जोड़ेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, भले ही उसे गुणा करने नहीं आता लेकिन उसको जोड़ आता है। तो यहाँ पे ये जो है समझ तो है, यहाँ पे बोला समझ नहीं है। देखिए, विद्यार्थियों में सृजनात्मक रूप से क्रिएटिव तरीके से जो है योग की समझ को जो है गुणन तक विस्तृत किया गया है, मतलब योग के तरीके से जो है गुणा तक जो है उसको ले जाया जा रहा है कि अगर योग इस तरीके से करेंगे तो आंसर जो गुणा करने पे जो आता है वही आएगा। तो ये जो है क्रिएटिव तरीका है, जिसको नहीं समझ में आता है वहाँ पे जो है ये जो है काम करता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो है बाकी ऑप्शन क्यों गलत हुए, देखिए, अनौपचारिक युक्तियों की बजाय औपचारिक कलन विधि का उपयोग करने पर बल दिया जाए, तो ये तो गलत है। ठीक है, युक्ति, अब यहाँ पे आकलन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं आकलन किया जा सकता? भाई दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों ऐसा किया गया कि इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, तो आकलन तो किया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है इधर फोर्थ में, विद्यार्थी के पास जो है योग और व्यकलन दोनों की अवधारणात्मक समझ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्यों भाई, योग के द्वारा जो है उसने कर लिया तो इसका मतलब उसको समझ है कि अगर हम योग करके इस तरीके से जोड़ें तो वही आंसर आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट उसे क्लियर है, बस उसे करना नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा कि क्रिएटिव तरीके से जो है उसको योग की समझ से गुणन तक जो है उसको विकसित किया गया है, गुणन तक पहुंचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, लगता है कि इससे आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो लोगों को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं जाता है, बस ये होता है कि दूसरे तक जाएगा तो क्या पता उनको भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता से डैश के द्वारा अनुमान लगाया क्या है, लगाया जा सकता है। मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो गणितीय तर्क की क्षमता है, ठीक है, जो कैलकुलेशन करने की जो उनकी जो क्षमता है उसका जो सर्वाधिक उपयुक्तता से डैश द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? गृह कार्य के लिए दिए गए प्रश्नों का चरण दर चरण पूरा करना। गृह कार्य के लिए कोई आप क्वेश्चन देंगे तो क्या उससे जो है पता चल पाएगा कि उसका गणितीय तर्क की क्षमता कितनी है? नहीं, गृह कार्य कभी भी ऑप्शन में दिखे वो गलत होता है। बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित नियमित परीक्षा कभी भी ऑप्शन में दिखे तो वो भी ऑप्शन गलत होता है। उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करना, बिल्कुल जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं उसका जो है विश्लेषण करना कि क्यों वो जो है कर रहे हैं गलत, तो उससे जो है आप उनके गणितीय तर्क की क्षमता का जो है अच्छी तरह से पता कर सकते हैं कि उनको कितनी समझ है, तो उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करना सही है। औपचारिक कलन विधि को कंठस्थ करना हो तो वो ऑप्शन गलत होता है, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन देखते हैं। देखिए, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, गणित की संचयी प्रकृति, जेंडर विशिष्टताएं, योग्यताएं। देखिए, इसमें पूछा कि जो 2005 की पाठ्यचर्या मतलब एनसीएफ है उसके अनुसार इनमें से कौन सा गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है। तो क्या है इसमें, जेंडर विशिष्ट योग्यताएं या रचनात्मक आकलन विधि? रचनात्मक आकलन विधि तो बहुत अच्छी तकनीक है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग के दौरान जो है बच्चों का आकलन किया जाता है, जिसमें जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसी टाइम जो है बच्चों से पूछ लिया जाता है, तो पता चल जाता है कि बच्चे को क्या समझ आया है और क्या नहीं समझ आया। तो ये तो ऐसा असेसमेंट है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, मतलब आपके शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। जेंडर विशिष्ट योग्यताएं भी इसके लिए मतलब जो है इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। सबसे बड़ी बात है प्रतीकात्मक जो भाषा, प्रतीकों का जो प्रयोग किया गया वो प्राथमिक, अगर प्राथमिक में देखा जाए एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक में जो गणित के लिए भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है वो प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग, ठीक है। और गणित की जो संचयी प्रकृति है, जो प्रकृति चली आ रही है वो, तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही है। तो देखिए यहाँ पे कौन इनमें से सही विकल्प है ना, डी नहीं, ए और बी, सेकेंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत से किसी समानांतर, क्या है, एक आयत से किसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हुए सबसे सामान्य एक रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों को संबंधित करने के लिए करता है, वो क्या कहते हैं, वो क्या है? मतलब एक आयत से किसी समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालते हुए सबसे सामान्य एक रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों को संबंधित करने के लिए कहता है, ये क्या है? पलटना, घूर्णन या रूपांतरण संभव या स्थानांतरण। क्योंकि इसमें क्या सूत्रों को संबंधित करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब वो पलटना, ठीक है, पलटना होगा इसका आंसर। पहला जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ना कि घूर्णन या रूपांतरण संभव नहीं है। ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है 53। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संबंध में सही है? कौन सा सही है? इसका परिचय नहीं देना चाहिए क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी आंकड़ों को संभाल नहीं पाएंगे, ऐसा है। यह अंक गणित और ज्यामिति में गणित की अवधारणाओं से संबंध नहीं, मतलब कि क्या है, संबंध नहीं है इनका। या इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ सकते हैं। ये उच्च संज्ञानात्मक कौशलों की अपेक्षा रखता है प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के पास, जो कि नहीं होती है। देखिए, क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संबंध में क्या इसमें से सही है? सही की बात क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसका परिचय नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों भाई, आंकड़ों का परिचय क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं से ही बताना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा इस लेवल का नहीं है। बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग, बच्चे के जो एज है उसके वो ध्यान में रखते हुए उसको जो है प्राथमिक कक्षाओं से ही जो है आंकड़ों के बारे में जो है चीज़ें बतानी शुरू कर दी जाती है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। यह अंकगणित और ज्यामिति में गणित अवधारणाओं से संबंध नहीं है, नहीं, संबंध है, गलत हो गया ये भी। इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय देना। देखिए, औपचारिक रूप से नहीं, मतलब उसको इस तरीके से नहीं पढ़ाना है, बल्कि अनौपचारिक रूप से बच्चों को जो है उसके बारे में जनरल बताना है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जो है जोड़ पाते हैं। तो ये बात तो सही कह रहे हैं। यह उच्च संज्ञानात्मक कौशल की अपेक्षा रखता है, ऐसा नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आंकड़े हैं वो हमेशा जो है उच्च संज्ञानात्मक कौशल की अपेक्षा रखता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा कि औपचारिक रूप से नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से जो है उन्हें बताया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के जो विद्यार्थी है उसे फिर अपने दैनिक जीवन से जोड़ के समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्त कौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है, ठीक है। हस्त कौशल सहायक सामग्री की बात करें, इसमें से कौन सा सही नहीं है? ये गणित की जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करता है, बिल्कुल। जो हस्त कौशल सामग्री है, ये जो गणित के जो जटिल कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब कि जो हार्ड कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझने में जो है क्या, ये हेल्प करता है। इसका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है, क्या ये सही बात है? नहीं। आप कोई भी हस्त कौशल जो सहायक सामग्री है, बल्कि उसको जो है इंटरेस्टिंग तरीके से किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली समय बिताने के लिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इनका उपयोग आकलन के लिए एक शिक्षण शास्त्रीय संसाधन के रूप में किया जाता है, बिल्कुल। जो हस्त कौशल सहायक सामग्री है इसका जो है किस लिए किया जाता है, एक संसाधन के रूप में इसका प्रयोग
किया जाता है। ये गणित की अमूर्त अवधारणाओं के मूर्त प्रस्तुतिकरण में मदद करता है। मतलब कि जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है उसको जो है इस कौशल के माध्यम से, हस्त कौशल के माध्यम से जो है मूर्त तरीके से जो है प्रस्तुत किया जाता है, जो कि समझने में मदद करता है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। ये भी बात सही है। यहाँ पे कौन सा इससे संबंधित नहीं है, तो सेकेंड, इसका गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए, क्योंकि ये इससे रिलेटेड रिलेटेड है ही नहीं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 10 मतलब यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है। मतलब कि 10 सेंटीमीटर का एक फीता है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का एक फीता है और इसे 5 सेंटीमीटर जो है और ऊपर खींचा जाता है। कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लचीले फीते की जो नई लंबाई है क्या है, इसकी पूरी टोटल लंबाई कितनी है? 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। तो हेमलता अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष उपयुक्त इबारती सवाल को प्रस्तुत करती है। मतलब इस सवाल को जो है बच्चों को बताती है और मूल अवधारणा जिसकी ओर वो संकेत कर रही है वो क्या है? योग, अनुपात, गुणन या समानुपात। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर था, फिर उसने बोलती है कि 10 मीटर की फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचती है, तो कितना ये टोटल हो गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर मतलब कि कैसे पता चला? योग के द्वारा। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो योग की अवधारणा को देखना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मतलब कि 1 मिनट पूरा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? 56। देखिए, नीचे दो विद्यार्थियों के बीच अपनी गणित की कक्षा के बारे में हो रहा संवाद दिया गया है। मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न घूम रहे हैं, पर मुझे प्रश्न पूछने में क्या डर लग रहा था। मैं गणित में प्रश्न पूछने में बहुत डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वे गलत हुए तो मैं बेवकूफ़ न कहला जाऊँ। मतलब ये कह रहा है। तो ये संवाद क्या प्रदर्शित करता है? कहने का मतलब है अध्यापक केंद्रित कक्षा है, मतलब बच्चे जो है फ्री नहीं है, बच्चे कुछ पूछ नहीं सकते, मतलब कि मतलब क्या, टीचर सेंटर्ड है। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, सही बात है। गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी है। देख रहे हैं कि कितना बच्चे जो है डर रहे हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बात सही है। गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी द्वारा बनाए गए बहाने नहीं, अध्यापक की अवधारणाओं के प्रति समझ में कमी नहीं। तो यहाँ पे जो है ए और बी करेक्ट है। तो यहाँ पे कहाँ पर है? ये भी फोर्थ ऑप्शन जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को स्वयं अधिगमकर्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 के अनुसार जो गुणवत्ता की जो शिक्षा प्रदान करना है, उसमें बच्चों को स्वयं अधिगमकर्ता, मतलब कि खुद से जो है लर्निंग के लिए जो है बनाने के लिए तैयार करना है। ये कौन सा सिद्धांत है? वह सीखना कि यह सीखना कि क्या सीखना है इसके लिए नहीं, यह सिखाना कि कहाँ से सीखना है, बिल्कुल नहीं। यह सिखाना कि कैसे सीखना है, यह सिखाना कि किससे सीखना है, नहीं। देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है, उसके अनुसार गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को जो है स्वयं अधिगमकर्ता बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को कैसे सीखना है, इस पे जो है जोर देना कि बच्चों को कैसे सीखना है। तो मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, ना कि क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है या किससे सीखना है, बल्कि ये कि कैसे सीखना है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे 58 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक के लिए अनुमान के शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ पे 58 क्वेश्चन नंबर है। देखिए, शिक्षक को यह समझना चाहिए कि अनुमान लगाने का एक ही श्रेष्ठ मार्ग है। अनुमान लगाने के लिए एक ही श्रेष्ठ मार्ग है। क्या एक ही? तो ये आंसर कभी भी ऑप्शन में एक ही बोले तो यहाँ पे जो है वो जो आपका ऑप्शन गलत होता है। मतलब कि शिक्षक को ये समझना चाहिए कि अनुमान लगाने का कैसे एक ही मार्ग, बहुत सारे हो सकते हैं। जब बहुत सारी मेथड होते हैं तो ऐसी तरह से अनुमान भी अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। शिक्षक को उन विद्यार्थी के उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए जिनके उत्तर अनुमानित उत्तर से काफ़ी दूर है। ऐसा नहीं है, उपेक्षा करेंगे तो बच्चे जो है आगे बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत है। उपेक्षा नहीं करना है बच्चों के उत्तरों को, बल्कि उन्हें अप्रिशिएट करना है, उन्हें बताना है कि किस तरीके से सही आंसर तक पहुँच सकते हैं, समझाना है। शिक्षक को उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका अनुमान सबसे निकट है, या शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तरों से
उत्तरों के रेंज के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तत्पश्चात उन पर चर्चा। देखिए, जो उत्तर के निकट हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर उससे भी बेटर आंसर है कि उन पे जो है चर्चा करनी चाहिए ताकि वो खुद ही जो है सही आंसर तक पहुँच सके। तो यहाँ पे इन दोनों में जो है बेटर आंसर जो है हमारा क्या होगा, 4, और यहीं पर जो है कन्फ्यूज़न होती है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, हाँ क्या है, देखिए 59, गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो नैदानिक परीक्षा है मतलब कि निदानात्मक नैदानिक जो परीक्षा होती है, परीक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, माता पिता को बच्चों के लिए घर पर ट्यूशन रखने, कभी भी क्वेश्चन में ट्यूशन हो तो वो ऑप्शन हमेशा जो है गलत होता है। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं। गणित में बच्चों को सीखने में रह गई कमियों को समझना, बिल्कुल। जो नैदानिक परीक्षा है वो यही दिखाता है कि जो बच्चों की कमियां हैं उसको जानना, उसका निदान करना, ठीक है। तो उस नैदानिक जो परीक्षा होती है, बच्चों की जो कमियां हैं उसको समझना है। बच्चों को कक्षा के विभिन्न खंडों में बांटना है, बिल्कुल नहीं। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होता है, बांटना नहीं है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, गणित की कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग, एक समानांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों है। वह आगे कहता है कि सारे आयत जो है समानांतर चतुर्भुज है। जो वैन हीले हैं उनकी ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैन हीले जो है 4 स्तर बताते हैं, जिसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। मतलब ये टोटल जो है 5 है। इस तरह से जो है उन्होंने 5 स्तर बताए हुए हैं। सबसे पहला जो होता है मानसिक चित्रण, मतलब कि विजुअलाइजेशन, जासूसीकरण, लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो होता है वो एनालिसिस होता है, ये जो है विजुअलाइजेशन होता है, ये एनालिसिस होता है। उसके बाद जो है इनफॉर्मल डिडक्शन होता है, मतलब कि अनौपचारिक निगमन। फिर होता है औपचारिक जो निगमन होता है वो होता है जिसमें हम फॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं। और एक होता है रिजर्व, मतलब कि दृढ़ता, ठीक है। तो जिसमें जो है ज्यामितीय चिंतन की बात करते हैं ना, वो आपका संबद्धता दृढ़ता ही है। चौथा सबसे जो लास्ट वाला जो है ना वो वाला। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का पहला आंसर जो है करेक्ट होगा। वैन हीले का जो है मैं एक बार आप लोगों को दे दूंगी, इसके नोट्स दे दूंगी, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आसान है। वैसे जो मैथ्स पेडागोजी का मैंने आज जो है टैग वर्ड्स डाले थे उसमें जो है मैंने इन सब के बारे में जो है लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर भी मैं जो है आप लोगों को भेज दूंगी। ओके, तो उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चन जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर लगता है कि क्वेश्चन क्लियर हो गए, चीज़ें समझ में आई, ट्रिक्स जो मैंने बताए आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझ में आया, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें जो है पता चल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस करना है, ठीक है। इसके बाद जो है मैथ्स की मैं एक महा मैराथन क्लास दूंगी, जिसमें मैं 30 to 40 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पैडागोजी के करवाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिलेगा कि किस तरीके से जो है पैडागोजी को सॉल्व करना है। पूरा ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। उस क्लास के बाद जो है आप लोगों को जो है पैडागोजी के जो 15 मार्क्स हैं वो जो है आप लोगों के मैथ्स में 15 out of 15 जो है स्कोर कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से करें तो। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि मैं करवाऊंगी और आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे। जरूरी है कि आप जो है उस पर काम करें, तभी जो है वो हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट। बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और ताकि आपका जो अपकमिंग सी टेट है वो निकल सके। ऑल द बेस्ट।